वेलकम बैक गाइस। स्वागत है आपका हमारा नया यूट्यूब चैनल वीके स्टडी सेंटर 10 में। तो हमने स्टार्ट किया था क्लास 10 का फिजिक्स। क्लास 10 का फिजिक्स में हमने पढ़ा था। हम्म हाँ, हमारा हमारा चैप्टर चल रहा था प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन में हमने टॉपिक खत्म किया था। हाँ, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषता, यहाँ तक हमने खत्म कर लिया था। अब हमको पढ़ना है गोलीय दर्पण के बारे में। अब समतल दर्पण की विशेषताओं के बारे में तो हमने लास्ट वीडियो में समझा था। अब उसके बाद जो टॉपिक्स है उसके बारे में समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। अब इससे आगे क्या है, गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण के बारे में पढ़ते हैं। गोलीय दर्पण क्या होता है, ठीक है। कांच के गोले का वह भाग जिसका एक सतह कलई किया हो एवं दूसरे सतह से प्रकाश का परावर्तन होता हो उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। कांच के गोले का कहने का मतलब क्या समझ रहे हैं आप लोग? कांच का गोला मतलब ये हो गया एक गोला, कांच का गोला हो गया। कांच के गोले का वह भाग, कांच के गोले का वह भाग यानी कोई भी एक भाग यानी आधा इसको कर दिए तो ये इस टाइप का कुछ बन गया। सॉरी नहीं दिख रहा है, यहाँ से देख लेते, कुछ इस टाइप का बन गया। आधा इसका कर लिया तो कुछ इस टाइप का बन गया। तो ये कांच के गोले का एक भाग हो गया। कांच के गोले का वह भाग जिसका एक सतह यानी कोई भी सतह, ये उठा हुआ सतह या फिर अंदर का सतह, ये वाला कोई भी एक सतह, मान लेते हैं हम उठा हुआ सतह, कोई भी एक सतह कलई किया हो यानी कि पेंट किया हो, रंगा हुआ हो, ठीक है। तो उठा हुआ सतह कलई किया हो एवं दूसरे सतह यानी कि कोई भी दूसरे सतह यानी कि यहाँ धंसा हुआ सतह है यानी कि अंदर की सतह से प्रकाश का परावर्तन होता हो, ये वाला प्रकाश का परावर्तन होता हो, उसे हम गोलीय दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण। ये तो अवतल दर्पण हो गया ना, अवतल दर्पण में, ठीक है। इसको अवतल दर्पण बोलते हैं। अवतल दर्पण उठा हुआ भाग कलर किया हो और अंदर के भाग से प्रकाश का परावर्तन होता हो, उससे अवतल दर्पण कहते हैं। तो अभी अवतल दर्पण नहीं पढ़ना है, अभी यहाँ समझना है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण क्या होता है तो समझ में आ गया ना। कोई भी एक सतह, कांच के गोले का एक सतह जिसका एक कांच के गोले का वह भाग जिसका एक सतह कलई किया हो एवं दूसरे सतह से प्रकाश का परावर्तन होता हो उसे हम गोलीय दर्पण कहते हैं। समझ में आ गया होगा। अब टॉपिक आ गया, गोलीय दर्पण पढ़ लिया। अब गोलीय दर्पण के प्रकार। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन? अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण किसे कहते हैं? अवतल दर्पण कांच के गोले का वह भाग जिसका बाहरी सतह, यही बताया है कुछ देर पहले, जिसका बाहरी सतह कलई किया हो एवं अंदर के सतह से प्रकाश का परावर्तन होता हो उसे हम अवतल दर्पण कहते हैं। समझना क्या? यहाँ पर फिगर बना दी है, ये बाहरी सतह हो गया और ये बाहरी सतह किया, ये कलर किया, वो कलई कर दिए हैं, और ये अंदर के सतह से प्रकाश का परावर्तन होता है। ये अंदर के सतह से ये प्रकाश इधर से आ रहा है और इधर से जा रहा है, तो प्रकाशन अब परावर्तन हुआ, और ये कलई किया हुआ मतलब रंगा हुआ मतलब कलई किया हुआ, इसको अवतल दर्पण बोलते हैं, ठीक है। समझ में आ गया ना। बाहरी सतह कलई किया हो एवं अंदर की सतह से प्रकाश का परावर्तन होता हो उसे हम लोग अवतल दर्पण कहते हैं। आई होप कि समझ में आ रहा है। हाँ, दूसरा है यहाँ पर उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण क्या है? उत्तल दर्पण, यहाँ दूसरा उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण के बारे में पढ़ लेते हैं। उत्तल दर्पण क्या होता है? उत्तल दर्पण कांच के गोले का वह भाग जिसका अंदर की सतह कलई किया हो एवं या और बाहरी सतह यानी कि उठा हुआ सतह से प्रकाश का परावर्तन होता हो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। जिसका अंदर की सतह कलई किया हो, ये अंदर की सतह कलई किया हुआ है, दिख रहा है ना। हाँ, ये अंदर की सतह कलई किया हुआ है और ये बाहर की सतह से ऐसे प्रकाश का परावर्तन हो रहा है, इधर प्रकाश आ रहा है, इधर से प्रकाश जा रहा है। तो इस दर्पण को हम लोग उत्तल दर्पण कहते हैं। समझा गया? यानी कि उठा हुआ भाग से परावर्तन हो तो उसमें उत्तल दर्पण हो गया, और अंदर के भाग यानी कि धंसा हुआ भाग से परावर्तन हो तो वो अवतल दर्पण हो गया। समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा गोलीय दर्पण संबंधित विभिन्न पद। गोलीय दर्पण से संबंधित विभिन्न पद क्या क्या है गोलीय दर्पण से संबंधित? फर्स्ट, ध्रुव। ध्रुव क्या होता है? गोलीय दर्पण ध्रुव क्या होता है? गोलीय दर्पण के ज्यामितीय केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहते हैं, अर्थात गोलीय दर्पण का मध्य बिंदु ध्रुव कहलाता है। इसे P द्वारा सूचित करते हैं। तो साफ हो गया, अच्छे से करते हैं। ये हो गया गोलीय दर्पण, ये कलई किया हुआ है और ये एक लाइन होता है,
अभी गोलीय दर्पण हो गया ना, इसका मध्य बिंदु यानी कि बीचों बीच वाला जो बिंदु होता है इसको हम लोग पी ध्रुव कहते हैं, ज्यामितीय केंद्र भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। तो मध्य बिंदु, दर्पण का मध्य बिंदु का कहलाता है, ध्रुव कहलाता है, इसी को हम लोग पी बोलते हैं, ध्रुव। समझ में आ गया होगा। फिर दूसरा है यहाँ पर वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र क्या होता है, यहाँ पर लिखा हुआ है वक्रता केंद्र किसे कहते हैं? गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसे उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं, दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। फिर से पढ़ लेते हैं। गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं, इसे सी द्वारा सूचित करते हैं, इसे सी द्वारा सूचित करते हैं। तो वक्रता केंद्र का हो गया। ये तो हम लोग ध्रुव पढ़ लेंगे, यहाँ पर तो हम लोग ध्रुव पढ़े हैं। वक्रता केंद्र क्या होता है, यानी कि गोलीय दर्पण जो है ना, ये गोलीय दर्पण एक गोले का बना हुआ है, एक गोले का बना हुआ है ना, एक गोले का बना हुआ है, मान लीजिए गोल है, ऐसे नहीं बना है लेकिन गोला है, ठीक है। अब ये गोल जो है वृत्त, वृत्त का सेंटर होता है बीचों बीच, वृत्त का सेंटर होता है ना, वृत्त का सेंटर होता है ये वाला बीचों बीच, मान लीजिए सेंटर हो गया, बीचों बीच सेंटर हो गया ना। अब इसी सेंटर को क्या बोलते हैं? गोलीय दर्पण का केंद्र, वक्रता केंद्र। यानी गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग, गोलीय दर्पण हो गया ना, और ये जिस गोले का भाग है, जिस गोले का भाग है उस गोले के केंद्र को, इस गोले के केंद्र को उस दर्पण के वक्रता केंद्र बोलते। इसी दर्पण का वक्रता केंद्र, ये एक लाइन पर होता है, यहाँ पी हो गया और ये सेंटर हो गया, तो सी इसको बोलते हैं, सी से सेंटर। यानी कि जिस गोले से बना होता है उसको क्या बोलते हैं? जिस गोले से बना होता है उस गोले का जो सेंटर केंद्र होता है उसे वक्रता केंद्र बोलते हैं। समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है वक्रता त्रिज्या। नेक्स्ट क्या है? वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या क्या होती है? दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, इसे आर द्वारा सूचित करते हैं। दर्पण का ध्रुव और वक्रता केंद्र तक के बीच की जो दूरी होता है, ये दर्पण का ध्रुव हो गया ना, ये दर्पण का ध्रुव हो गया पी, और ये के वक्रता केंद्र हो गया, इन दोनों के बीच की दूरी ये वाला हो गया ना, इसको बोलते हैं वक्रता त्रिज्या, यानी कि आर रेडियस होता है ना, वृत्त में पढ़े होंगे आप लोग रेडियस के बारे में, त्रिज्या जिसको बोलते हैं, और यहाँ फिजिक्स के लैंग्वेज में वक्रता त्रिज्या हो गया। समझ में आ गया। हमने ध्रुव पढ़ लिया, वक्रता केंद्र पढ़ लिया और वक्रता त्रिज्या पढ़ लिया। वक्रता त्रिज्या क्या होते हैं? दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। समझ में आ गया। इसे आर द्वारा सूचित करते हैं। अब नेक्स्ट है प्रधान या फिर मुख्य अक्ष। प्रधान या फिर मुख्य अक्ष क्या होता है? प्रधान या फिर मुख्य अक्ष के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सरल रेखा को मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष कहते हैं। दर्पण के ध्रुव ये हो गया, और मुख्य अक्ष सॉरी एक मिनट, दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र ये हो गया। दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सरल रेखा, ये वाला सरल रेखा हो गया ना। अब इसी सरल रेखा को हम लोग मुख्य अक्ष या फिर प्रधान अक्ष बोलते हैं। समझ में आ गया ना। दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सरल रेखा को मुख्य अक्ष या फिर प्रधान अक्ष कहते हैं। क्या समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक है फोकस। फोकस क्या होता है? फोकस के बारे में, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाले प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे उस दर्पण का फोकस कहते हैं, इसे एफ द्वारा सूचित करते हैं। नहीं समझ में आया? हम किस लिए हैं समझा दे तुरंत। इसको फिर से बनाते हैं। ये एक दर्पण हो गया, आई कलाई कर दिया, इसको हम कलाई कर दिया, पेंट कर दिया। अब ये प्रधान अक्ष मुख्य अक्ष हो गया, ये पी हो गया, और यहाँ पर मान लीजिए सेंटर सी हो गया, और इन दोनों के बीच की दूरी को हम लोग त्रिज्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या। समझ में गया। अब बोल रहा है फोकस बोल रहा है दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली, समांतर मतलब रेल की पटरी जैसे समान एकदम बराबर, दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाले प्रकाश की किरण ये आ रहा है, दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है, यहाँ पर मिल गई, जिस बिंदु पर मिलती है उसे उस दर्पण का फोकस कहते हैं।
यानी कि इसको एफ द्वारा सूचित करते हैं। दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाले प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है, परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष, ये मुख्य अक्ष हो गया, परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष जिस बिंदु पर, यहाँ पर जिस बिंदु पर मिलती है वो या फिर मिलती प्रतीत होती है, उसे उस दर्पण का फोकस कहते हैं। समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक क्या है? फोकस दूरी। नेक्स्ट क्या है? फोकस दूरी। फोकस दूरी क्या होता है? दर्पण के ध्रुव से फोकस तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। इसे एफ द्वारा सूचित करते हैं। ये भी बहुत इजी है। उसी तरह है, ये दर्पण का ध्रुव हो गया और ये एफ हो गया, तो बोल रहा है फोकस दूरी क्या होता है? बोल रहा है दर्पण का ध्रुव और फोकस तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। बस ये दर्पण का ध्रुव हो गया और फोकस तक की दूरी को, ये इसको क्या बोलते हैं? छोटा एफ यानी कि फोकस दूरी। दर्पण का ध्रुव और वक्रता केंद्र तक की दूरी को त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। दर्पण का ध्रुव और फोकस तक की दूरी को फोकस दूरी बोलते हैं, यानी कि स्मॉल एफ। समझ में आ गया होगा इजीली। अब यहाँ पे लिखा हुआ नोट में, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। फोकस दूरी बराबर वक्रता त्रिज्या बाई 2। तो ये हो गया फोकस दूरी, बना देते हैं पहले। ये हो गया, हाँ ये पी हो गया, ये सेंटर सी हो गया और ये समांतर आने वाले किरण ये यहाँ मिल गया। ठीक है, आधा नहीं हुआ ना, आधा कर देता है इसको। एक मिनट फिर से, ये ऐसे 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 हो गया। ठीक है, ये हो गया मुख्य अक्ष, ये हो गया पी, ये हो गया समांतर आने वाले प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष जिस बिंदु पर मिलती है, मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे उस दर्पण का फोकस करते। ये एफ हो गया। अब ये हो गया है हमारा सी यानी कि सेंटर, और इस और पी और सी के बीच को दूरी को क्या बोलते हैं? आर बोलते हैं। और पी और एफ की दूरी का बोलते हैं? स्मॉल एफ बोलते हैं, यानी कि फोकस दूरी बोलते हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक नोट में बोल रहा है, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या, यानी कि वक्रता त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक होगी। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, मतलब ये वाला सेंटर और पी के बीच का जो दूरी है वो बीचों बीच में फोकस होता है। बीचों बीच मतलब आधा इधर आधा इधर होता है। तो आधा जो ये वाला था ये तो फोकस दूरी हो गया छोटा एफ, और आधा बच गया, यानी कि ये पूरा कर लेंगे इसको तो त्रिज्या बोलेंगे, वक्रता त्रिज्या। तो यानी कि यहाँ प्रूफ हो गया, प्रूफ नहीं हुआ, बता रहे हैं। यानी कि यह फोकस दूरी जो है ये वाला दो बार लेंगे तो पूरा एक वक्रता त्रिज्या बन जाएगा ना। मतलब फोकस दूरी यहाँ पर एक बार ये वाला एक बार यहाँ पर ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? एक दो त्रिज्या बन जाएगा, वक्रता त्रिज्या। यानी कि पूरा वक्रता त्रिज्या का आधा होता है फोकस दूरी। यानी कि हम बोल सकते हैं आर बराबर एफ बराबर आर बटा में 2। कैसे? एफ बराबर आर, ये आर का 2 भाग है, यानी कि आर का आधा भाग है ये वाला आर का आधा भाग है। फिर से समझ लेते हैं। ये हो गया हमारा दर्पण, अवतल दर्पण। ये हो गया मुख्य अक्ष प्रधान अक्ष, ये हो गया पी, और ये हो गया मुख्य अक्ष समांतर आने वाले प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है उसे उस दर्पण का फोकस करते। ये एफ हो गया और ये हो गया सी, और दोनों के बीच की दूरी ये समान रहता है, ये वाला होता है ना। अब ये पी और सी के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। और ये पी और एफ के बीच की दूरी क्या बोलते हैं? पी और एफ के बीच की दूरी को स्मॉल एफ बोलते हैं, यानी कि फोकस दूरी बोलते हैं ना। बस यहाँ पर देखिए, अब जो फोकस दूरी है वक्रता त्रिज्या की आधी है, यानी कि वक्रता त्रिज्या डबल है, यानी कि ये आधा मिला देंगे तो ये पूरा हो जाएगा। ये बीचों बीच फोकस है तो ये आधा ही ना कैप्चर कर रहा है ये वाला, तो वक्रता त्रिज्या की आधा हुआ ना, तो हम कह सकते हैं ना एफ बराबर आर बटा में 2, r/2 बोल सकते हैं। क्यों? आर का आधा ही ना ये वाला आर का आधा है ना, तो बोल सकते हैं एफ का जो फॉर्मूला हो जाएगा r/2, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं एफ बराबर आर बराबर 2f, यानी कि 2 को एफ लेंगे तो 1 को आर बन जाएगा ना। तो यही इसको प्रूफ करना है। कैसे आ जाएगा? तो यहाँ पर तो समझा दिए, लेकिन प्रूफ करना है, तो प्रूफ करते हैं, चलते हैं।
कॉपी की ओर